नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत की 2/3 आबादी आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर है। आज हम भारतीय कृषि की इसी विशाल और जटिल दुनिया में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो एक छोटे से खेत से शुरू होती है और अरबों लोगों का पेट भरने तक जाती है। तो इस कहानी को समझने के लिए चलिए मिलते हैं असम की एक लड़की रिंझा से। ये पंक्तियां हमें सीधे उस जमीनी हकीकत से जोड़ती हैं, जहां खेती सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है, जिसकी अपनी ही चुनौतियां हैं। और ये चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस एक आंकड़े से लगता है। भारत की 2/3 आबादी ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, यह हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए इसको एकदम बेसिक लेवल से समझने के लिए सबसे पहले खेती के सबसे पुराने और पारंपरिक तरीके को देखते हैं। हम जानेंगे कि कैसे एक परिवार, ठीक रिंझा के परिवार की तरह, एक छोटे से खेत पर गुजारा करता है। रिंझा का परिवार जिस तरह की खेती करता है उसे कहते हैं आदिम निर्वाह कृषि। अच्छा, इसे स्लैश एंड बर्न या झूम खेती भी कहा जाता है। मतलब जमीन के एक हिस्से को साफ किया, जलाया, खेती की, और जब उस जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो गई तो किसान परिवार एक नए खेत की तलाश में आगे बढ़ गया। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में आज भी ये तरीका काफी देखने को मिलता है। तो चलिए अब रिंझा के एक खेत से जूम आउट करते हैं और पूरे भारत की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। यहाँ खेती के 3 मुख्य तरीके अपनाए जाते हैं। ये समझना जरूरी है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में खेती कैसे और क्यों अलग-अलग तरीकों से की जाती है। तो इन तीनों में आखिर फर्क क्या है, चलिए समझते हैं। आदिम निर्वाह खेती का एक ही मकसद है, परिवार का पेट भरना, बस। गहन निर्वाह खेती में जमीन तो छोटी होती है, लेकिन उस पर आबादी का दबाव ज्यादा होता है। इसलिए सिंचाई और खाद का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेने की कोशिश की जाती है। और फिर आती है वाणिज्यिक खेती, जिसका सिर्फ एक लक्ष्य होता है, बाजार में बेचने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन। और कमर्शियल फार्मिंग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? वो है बागान या प्लांटेशन फार्मिंग। सोचिए, असम के चाय के बागान या कर्नाटक के कॉफी के बागान। यहाँ एक ही फसल को बहुत बड़े इलाके में उगाया जाता है। ये वो जगह है जहाँ खेती सीधे सीधे एक बड़ी इंडस्ट्री से जुड़ जाती है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि नेशनल लेवल पर ये सब काम कैसे करता है। पता है, भारत में मौसम के हिसाब से 3 अलग-अलग फसल ऋतुएं होती हैं, जो पूरे देश की खेतीबाड़ी की लय तय करती हैं। तो भारत का जो खेती का कैलेंडर है वो साल भर चलता है। कैसे? सर्दियों में बोई जाती हैं रबी की फसलें, जैसे कि गेहूं। फिर मानसून के साथ आती हैं खरीफ की फसलें, जैसे चावल। और इन दोनों के बीच जो छोटा सा गर्मी का मौसम होता है, उसमें होती हैं जायद फसलें, जैसे तरबूज और खीरा। यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि हर फसल की अपनी अलग ज़रूरतें होती हैं। चावल को देखिए, जो एक खरीफ फसल है, उसे चाहिए ढेर सारा पानी। और दूसरी तरफ है गेहूं, एक रबी फसल, जिसे ठंडा मौसम और कम बारिश चाहिए। यही विविधता भारतीय कृषि को इतना अनोखा और जटिल बनाती है। और बात सिर्फ खाने की फसलों तक ही नहीं रुकती। जरा इन कमर्शियल फसलों को देखिए, गन्ना, कपास, जूट और तिलहन। ये हमारी इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी है। सोचिए जरा, असम और दार्जिलिंग की चाय तो पूरी दुनिया में फेमस है। यही तो पावर है इन फसलों की। अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर। इतनी बड़ी आबादी का इन कृषि प्रणालियों पर जबरदस्त दबाव है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए क्या किया गया, आइए देखते हैं। यही वो बड़ा सवाल था जिसने भारत में आधुनिक कृषि सुधारों को जन्म दिया। सवाल ये था कि लगातार बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए पैदावार कैसे बढ़ाई जाए। प्रॉब्लम असल में 2 तरफा थी। एक तो ये कि जमीन का इस्तेमाल तो लगातार हो रहा था, पर सही टेक्नोलॉजी और निवेश की कमी थी। और दूसरी तरफ आज भी हमारे ज्यादातर किसान अच्छी फसल के लिए सिर्फ और सिर्फ मानसून पर डिपेंडेंट हैं, और ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए गए। आज़ादी के ठीक बाद जमींदारी सिस्टम खत्म किया गया, मतलब जमीन असल किसानों तक पहुंचाने की कोशिश हुई। फिर आए 60 और 70 के दशक और आई हरित क्रांति, जिसने बेहतर बीज और तकनीक से भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। और उसके बाद किसानों को एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट देने के लिए बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी स्कीम्स लाई गई।
लेकिन बात सिर्फ सरकारी सुधारों की नहीं है। एक और बहुत ही अनोखी कहानी है जो हमें जमीन के मालिकाना हक पर एक बिल्कुल अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर करती है। एक ऐसा आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति कहा गया। ये कहानी है विनोबा भावे की, जिन्हें महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता था। उन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया। सोचिए, वो गांव-गांव पैदल चलते थे और अमीर जमींदारों से अपनी जमीन का कुछ हिस्सा उन भूमिहीन किसानों को दान करने के लिए कहते थे जिनके पास कुछ भी नहीं था। और इसे रक्तहीन क्रांति इसलिए कहा गया क्योंकि इसने जमीन के बंटवारे जैसी इतनी बड़ी समस्या को बिना किसी खून खराबे या जोर जबरदस्ती के सुलझाने का रास्ता दिखाया। ये नैतिकता और स्वेच्छा के आधार पर चलाया गया एक आंदोलन था। तो रिंझा के एक छोटे से खेत से शुरू हुई ये कहानी हमें राष्ट्रीय योजनाओं और भूदान जैसी सामाजिक क्रांति तक ले आई। और आखिर में यह हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, सीमित संसाधनों की इस दुनिया में ज़मीन के साथ हमारा भविष्य क्या है।